हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका 10th ओनली यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रमुख उपकरणों की। और जो फिजिक्स का ये आपका पार्ट बोले तो डे सेकंड है, पार्ट सेकंड है। और ये कुछ इम्पोर्टेंट्स तथ्य हैं जो कि आपके किस बेस पर करा रहा हूँ मैं। जैसे कि आप एमपी बोर्ड्स एग्जाम में बैठते हो जहाँ पर आपको ओटीज मिलती हैं, बोले जाए तो फिलअप मिलते हैं, मैचिंग्स मिलती हैं, वन वर्ड्स मिलते हैं, ट्रू फॉल्स मिलते हैं। तो किस प्रकार उन्हें आप फिलअप कर सकते हो उसकी हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रमुख उपकरणों की। ये पार्ट सेकंड है। अगर पार्ट फर्स्ट चाहिए तो ये डिस्क्रिप्शंस बॉक्स में जाएं और वीडियो की लिंक है, वहाँ से आप पार्ट फर्स्ट डे फर्स्ट देख सकते हो। तो बात करेंगे ये प्रमुख उपकरण है। जैसे कि जो फैदोमीटर होता है, फैदोमीटर का यूज हम कब करते हैं? समुद्र गहराई मापने के काम में आता है। ये फैदोमीटर का यूज करते हैं समुद्र की जो गहराई मापने के लिए फैदोमीटर का यूज करते हैं। और जो बैरोमीटर होता है इसका यूज करते हैं वायुमंडलीय, जो वायुमंडलीय होता है उसके दाब मापने के लिए, वायुमंडल प्रेशर नापने के लिए हम बैरोमीटर का यूज कर सकते हैं। और जो मैनोमीटर होता है ये गैस दाब मापने के लिए किया करते हैं। जो बैरोमीटर का यूज गैस दाब मापने के लिए मैनोमीटर का यूज करते हैं। सैक्रोमीटर का यूज करते हैं जो शर्करा की मात्रा के लिए, कि इसमें कितने परसेंट शर्करा है, इस शर्करा की मात्रा नापने के लिए हम सैक्रोमीटर का यूज करते हैं। और जो हाइड्रोफोन होता है, हाइड्रोफोन का यूज जल में जो ध्वनि की रिकॉर्डिंग के लिए, जो जल में आप ध्वनि बोले तो साउंड की रिकॉर्डिंग के लिए आप हाइड्रोफोन का यूज करा जाता है। जैसे कि डायनेमो है, डायनेमो का यूज हम करते हैं जब यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, जब यांत्रिक जो मैकेनिकल एनर्जी को आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलते हो तो उसके लिए आप डायनेमो का यूज करते हो। और जो गोनियोमीटर का यूज करते हो, गोनियोमीटर का यूज जो क्रिस्टल का कोण मापने का जो यंत्र होता है, क्रिस्टल के कोण के मापने का जो यंत्र होता है उसे हम गोनियोमीटर कहते हैं। और जो लैक्टोमीटर होता है, लैक्टोमीटर का यूज दूध की जो शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर का यूज करते हैं। जो दूध होता है, मिल्क होता है, इसमें कितने परसेंट प्योर है, ये कितने परसेंट पानी है, इसकी शुद्धता किससे नापते हैं? लैक्टोमीटर से नापते हैं। और जो हाइड्रोमीटर होता है, हाइड्रोमीटर का यूज जल का जो अपेक्षित घनत्व मापने के लिए, जल का जो अपेक्षित घनत्व मापने के लिए हम हाइड्रोमीटर का यूज करते हैं। और जो आपका बोलोमीटर होता है, बोलोमीटर का यूज जो अवरक्त किरणों, जो अवरक्त किरणों की उपस्थिति, अवरक्त किरणों की उपस्थिति ज्ञात करने का जो यंत्र होता है उसे हम बोलोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलोमीटर कहते हैं। जो हाइग्रोमीटर होता है, हाइग्रोमीटर का जो यूज करते हैं वो अपेक्षित आर्द्रता मापने का जो यंत्र होता है, अपेक्षित आर्द्रता मापने का यंत्र हाइग्रोमीटर से करते हैं। और जो थर्मोस्टेट होता है, थर्मोस्टेट का यूज अपन किसके लिए करते हैं? जो थर्मोस्टेट होता है, थर्मोस्टेट का यूज थर्मोस्टेट का यूज जो किसी वस्तु का ताप एक निश्चित बिंदु पर बनाए रखने के लिए, किसी वस्तु, किसी भी थिंग्स का जो टेम्परेचर होता है वो एक निश्चित बिंदु पर बनाए रखने के लिए हम थर्मोस्टेट का यूज करते हैं। और जो एनीमोमीटर का यूज करते हैं वायु के बल तथा गति को मापने के लिए। जो वायु एयर होती है इसके बल और इसकी गति को मापने के लिए हम एनीमोमीटर का यूज करते हैं। और जो ऑडियोमीटर होता है, ऑडियोमीटर का यूज हम करते हैं ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए। जो ध्वनि होती है, ध्वनि की तीव्रता नापने के लिए हम ऑडियोमीटर का यूज करते हैं। और जो बोलोमीटर होता है, बोलोमीटर आपको ऊपर पढ़ाया है ये, लेकिन ये बोलोमीटर्स है, ये वी से शुरू होगा, बोलोमीटर्स है, इसका यूज करते हैं। यह ऊष्मीय विकिरण को मापने का यंत्र होता है, ये ऊष्मीय विकिरण को मापने का यंत्र होता है जिसे हम बोलोमीटर कहते हैं। और जो कैलोरीमीटर होता है, कैलोरीमीटर का यूज करते हैं इससे जो उष्मा की मात्रा मापने के लिए, किसकी उष्मा जो होती है उसकी मात्रा नापने के लिए हम कैलोरीमीटर का यूज करते हैं। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, किस प्रकार इसके महत्वपूर्ण तथ्य दे रखे हैं। सबसे पहले बात करेंगे इसकी कि जो परम ताप पर गैसों के अणुओं की जो गति शून्य हो जाती है, इसकी जो परम ताप होती है, हाई टेम्परेचर होता है, इस पर क्या होता है, जो गैसों के अणु होते हैं, आइटम्स होते हैं,
उनकी गति कैसी हो जाती है, एकदम शून्य जीरो हो जाती है। जो हाई टेम्परेचर पे जो गैसों के अणुओं की जो गति कैसी हो जाती है, शून्य हो जाती है। किसी वस्तु के वेग परिवर्तन, वेलोसिटी परिवर्तन की दर को वर्ण बोले तो एक्सीलरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। जो किसी वस्तु के वेग परिवर्तन, उसमें वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, उसकी जो दर को त्वरण बोले तो एक्सीलरेशन कहते हैं। इसका जो मात्रक होता है एक्सीलरेशन का, त्वरण का, इसका होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, एक्सीलरेशन की जो SI यूनिट्स क्या होती है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। और ध्वनिकी की बात करें, ध्वनिकी की, तो ये क्या होती है, ये कॉस्टिक्स होती है। एक कॉस्टिक होती है जो भौतिक की वह शाखा होती है। जो ध्वनिकी होती है ये भौतिक की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत ध्वनि तरंगों के प्रयोग व उसके गुणों का अध्ययन किया जाता है। जो आपकी ध्वनिकी होती है, ध्वनिकी क्या होती है, एक भौतिकी की फिजिक्स की एक वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत क्या आती है, ध्वनिकी तरंगें बोले तो जो साउंड वेव्स के प्रयोग व उसके गुणों के अध्ययन के लिए किया जाता है। किसका, ध्वनिकी का, कॉस्टिक का प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं किसकी, जो अल्फा कण होते हैं आपके, अल्फा पार्टिकल्स होते हैं। अल्फा पार्टिकल्स क्या काम करते हैं, ये मुख्यतः हीलियम के नाभिक में होते हैं। ये हीलियम से किस में होते हैं, न्यूक्लियस बोले तो नाभिक में होते हैं। जो आपके अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, अल्फा कण होते हैं, ये मुख्यतः हीलियम के नाभिक में होते हैं। और इनकी जो रचना है वो दो प्रोटोनों व दो न्यूट्रॉनों के द्वारा होती है। इनकी जो रचना होती है अल्फा पार्टिकल्स की, ये दो प्रोटॉनों से और दो न्यूट्रॉनों के द्वारा होती है। जो रेडियो एक्टिवता, जिसमें क्या होती है, रेडियो एक्टिवता में जो अल्फा कण नाभिक से उत्सर्जित होते हैं। और जो रेडियो एक्टिवता जो होती है उसमें जो अल्फा के पार्टिकल्स होते हैं ये न्यूक्लियस से क्या होते हैं, उत्सर्जित होते हैं। इस पर धनावेश होता है। इस पर क्या होता है, धनावेश होता है। अब बात करेंगे बीटा के जो कण का ऋणावेशक होते हैं। जो बीटा के जो कण होते हैं वो किस प्रकार होते हैं, बीटा के जो कण देखने को मिलते हैं, बीटा के जो कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, ये ऋणावेशित होते हैं। कैसे होते हैं, ऋणावेशित होते हैं। जो कि क्या करते हैं, रेडियो एक्टिवता के दौरान परमाणु के नाभिक से उत्सर्जित होते हैं। जो किस समय रेडियो एक्टिवता के दौरान क्या करते हैं, परमाणु के नाभिक से उत्सर्जित होते हैं। और जो एमीटर एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से जो विद्युत धारा को मापा जाता है, एमीटर से। तो आपके जो बीटा कण होते हैं ये कैसे होते हैं, ऋणावेशित होते हैं। और ये कब प्रोड्यूस होते हैं, जब रेडियो एक्टिवता के दौरान परमाणु के नाभिक से ये उत्सर्जित होते हैं। और जो आपकी विद्युत धारा जो होती है बोले तो इलेक्ट्रिक करंट्स जो होती है, इसकी जो मात्रक होती है वो एम्पियर होती है। और इसके जो यंत्र, एमीटर एक ऐसा यंत्र है जिससे क्या होता है, जिससे विद्युत धारा को मापा जाता है। और विद्युत धारा जो नापने की इकाई को एम्पियर कहते हैं। विद्युत धारा की जो नापने की इकाई को क्या कह देते हो आप, एम्पियर कहते हो। और जो दाब मापने की इकाई को वार कहते हैं। जो दाब होता है, दाब नापने की इकाई को क्या कहते हैं, बार कहते हैं। और एक बार जो आपका एक बार होता है वो 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। जो आपका एक बार होता है वो 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। जो दाब नापने की इकाई को बार कहते हैं। और एक बार जो 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। और जो विद्युत प्रतिरोध होता है, जो आपका विद्युत प्रतिरोध होता है, इसकी मापने की इकाई क्या होती है, ओम्स होती है। क्या होती है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता है। जो आपका विद्युत प्रतिरोध होता है, इसकी जो इकाई क्या होती है, ओम होती है, ओम कहते हैं। और जो आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ज कहलाता है। जो आवृत्ति की जो SI यूनिट्स होती है, मात्रक होती है, उसे हर्ज कहते हैं। क्या कहते हैं, हर्ज कहते हैं। और प्रेरक जो गुणांक का मात्रक हेनरी कहलाता है। जो प्रेरक गुणांक होता है, इसकी जो SI यूनिट्स क्या होती है, हेनरी होती है। ये सब इंपॉर्टेंट है। ये आपको क्या करेंगे, क्लास 10th में हो तो आपके ये 28 नंबर बोले तो क्वेश्चंस में MP बोर्ड्स के पेपर में जरूर देखने को मिलेंगे। ये बिल्कुल कहा जाए ये 100% आपके 100% आपको देखने को मिलेंगे जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। जैसे कि ये प्रेरक गुणांक का मात्रक हेनरी कहलाता है। प्रकाश मिति, जो प्रकाश मिति में ज्योति
प्रकाशमिति में ज्योति फ्लास के मात्रा को ल्यूमेन कहते हैं। जो प्रकाशमिति में जो ज्योति होती है वो फ्लास के मात्रा को क्या कहते हैं, ल्यूमेन कहते हैं। ज्योति तीव्रता जो होती है ल्यूमिनियस इंटेंसिटी के मात्रा को कैंडेला क्या कहा जाता है, कैंडेला कहते हैं। क्या कहते हैं, कैंडेला कहते हैं। जो आपकी ल्यूमिनियस इंटेंसिटी होती है इसकी ऐसा यूनिट्स मात्रा को कैंडेला कहा जाता है। और जो आपकी इलेक्ट्रॉन्स बोल्ट ऊर्जा मापने का जो मात्रक होता है, कहा जाता है जो इलेक्ट्रॉन्स बोल्ट ऊर्जा मापने का मात्रक एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने होते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल ऊर्जा होती है। कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल ऊर्जा होती है। और ये सामान्य ताप पर किस पर भाई, सामान्य ताप पर किसी द्रव्य के वाष्प में बदलने की जो क्रिया को क्या कहते हैं, बाष्पंस वेपोरेशंस कहते हैं। और ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप क्लास 10th में हो या क्लास 12th में हैं तो ये वाला प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। जैसे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मापने का एक मात्रक होता है और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल ऊर्जा होती है। और समान ताप पर किसी द्रव्य के वाष्प में जो बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं, वेपोरेशंस वाष्पन कहलाते हैं या कहते हैं। भारी नाभिक के दो लगभग बराबर नाभिकों में जो टूटने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, विखंडन फ्यूजन्स कहते हैं। जो भारी नाभिक के दो लगभग बराबर नाभिक में टूटने की जो प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, विखंडन बोले तो फ्यूजन्स कहा जाता है। जब आपके दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर भारी नाभिक बनाते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, फ्यूजन्स कहते हैं। जब दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं तो इस प्रक्रिया को संलयन बोले तो फ्यूजन्स कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा कुल कार्य करने की जो क्षमता को उसकी ऊर्जा कहते हैं। कोई सी भी एनी थिंग्स है भाई, किसी भी वस्तु का जो कुल कार्य हुआ है उसकी जो क्षमता कैपेसिटी है उसकी क्या कह देते हैं, उसे ऊर्जा कह देते हैं। यह अदिश राशि होती है। कैसी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, अदिश राशि होती है। इसका जो मात्रक जूल होता है, क्या होता है, इसका मात्रक जूल होता है। अदिश राशि का ऐसा यूनिट मात्रक जूल होता है। किसी वस्तु की वह ऊर्जा, कोई सी भी थिंग्स है उसकी वह ऊर्जा जो उसकी गति के कारण होती है, जो उसके किसके कारण होती है, गति के कारण होती है, उसे गतिज ऊर्जा कहलाते हैं, उसे काइनेटिक एनर्जी कहलाते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है K = हाफ एम एल स्क्वायर जूल में होती है। ये क्या होती है, किसी वस्तु की वह ऊर्जा होती है जो उसकी गति के कारण होती है, उसे गतिज ऊर्जा कहलाती है। वो K = हाफ एम एल स्क्वायर जूल होती है। किसी वस्तु की वह ऊर्जा जो उसकी स्थिति के कारण होती है, जो किसके कारण होती है, उसकी स्थिति कंडीशन के कारण होती है, उसे स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। उसे हम क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ये आपके बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बोले तो महत्वपूर्ण तथ्य है जो मैं फैक्ट पढ़ा रहा हूँ। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके इन्हें ज़रूर कॉपी में लिख लें और याद कर लें, क्योंकि ये अगर आप अभी 10वीं में हो या 12वीं में हो तो आगे चल के आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी करोगे तो वहाँ पर भी ये क्वेश्चंस आपको देखने को ये फैक्ट मिलेंगे। जैसे कि किसी वस्तु की वह ऊर्जा जो उसकी स्थिति के कारण होती है, किसके कारण होती है, उसकी कंडीशंस के कारण होती है, उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और जो आपकी गतिज ऊर्जा क्या होती है, जो उसकी गति के कारण होती है, उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। और जो उसकी स्थिति के कारण होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। अब बात करेंगे ऊर्जा संरक्षण नियम की। किसकी बात करेंगे, ऊर्जा संरक्षण नियम की। ऊर्जा संरक्षण नियम क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम कहा जाता है। किसी भी भौतिक निकाय की कुल ऊर्जा का परिणाम सदैव नियत रहता है। कैसा रहता है, हमेशा नियत रहता है। ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में जो रूपांतरित को तो किया जा सकता है। बताया जा रहा है जो ऊर्जा होती है वो एक जगह से एक चीज में दूसरी चीज में रूपांतरित किया जा सकता है, लेकिन ना तो उसका सृजन किया जा सकता है और ना ही उसका सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है। बताते हैं जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी क्या होता है, ऊर्जा संरक्षण क्या होता है। जो आपकी किसी भी भौतिक निकाय की जो कुल ऊर्जा है, टोटल एनर्जी हो, उसका परिणाम सदैव कैसा रहता है, नियत रहता है। और ऊर्जा का
एक रूप से जो दूसरे रूप में रूपांतरित तो किया जा सकता है, लेकिन उसको ना उसका सृजन किया सकता है और ना ही उसका विनाश किया जा सकता है। जो ग्रहों की गति का विस्तृत अध्ययन जॉन केपलर है। जो ग्रहों की गति का विस्तृत अध्ययन होता है वो क्या है, जॉन केपलर ने किया था। किसने किया था, जॉन केपलर ने किया था। जो ग्रहों की गति का विस्तृत अध्ययन किसने किया था, जॉन केपलर ने किया था। अब बात करेंगे जो न्यूटन का क्या है, न्यूटन का जो सर्वत्रित गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ेंगे। जो न्यूटन का सर्वत्रित गुरुत्वाकर्षण जो ग्रेविटी होती है उसके नियम के बारे में पढ़ेंगे कि जो ब्रह्मांड में जो प्रत्येक पिंड, जो ब्रह्मांड में क्या है, प्रत्येक पिंड क्या करते हैं, प्रत्येक पिंड दूसरे पिंड को अपनी ओर क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। किसी दो पिंडों के बीच लगने वाला यह आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहा जाता है कि जो न्यूटन का जो सर्वत्र कौन सा नियम है, ग्रेविटेशन, जो गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है, इसमें कहा गया है कि जो ब्रह्मांड में प्रत्येक जो पिंड हैं वो क्या करते हैं, दूसरे पिंडों को क्या करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और किसी दो पिंडों के बीच लगने वाला यह आकर्षण बल उनके क्या करता है, द्रव्यमानों के जो गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उसके बीच की दूरी के वर्ग के क्या करते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होता है। और जो जी बराबर क्या होता है, जी माने होता है सर्वोत्तम गुरुत्वीय नियतांक है, जिसका मान होता है 6.6 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। कितना होता है, जो जी का जो ग्रेविटेशन होता है सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक है, जिसका मान होता है कितना, 6.6 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा, केजी का स्क्वायर होता है। और पृथ्वी जो होती है, पृथ्वी क्या काम करती है, अपने अंदर हर चीज को क्या करती है, आकर्षण करती है। तो पृथ्वी के जो आकर्षण बल लगता है, पृथ्वी के जो आकर्षण बल के कारण किसी वस्तु के वेग में प्रति सेकंड होने वाली जो वृद्धि को क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। जो पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण, पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण किसी वस्तु के वेग में, किसी वस्तु के किसमें वेग में प्रति सेकंड होने वाली वृद्धि को क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इस प्रकार जी बराबर क्या हो जाएगा, जी एम ई अपॉन में आर स्क्वायर, जी बराबर जी एम ई अपॉन में आर स्क्वायर हो जाएगा। जी का प्रमाणित मान होता है 45 डिग्री अक्षांश तथा समुद्री ताप पर, किस पर होता है, समुद्री ताप पर होता है, वो भी 45 डिग्री अक्षांश पर। जिसका कितना होता है, जी प्रमाणित मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। और जो आपका जी के मान की बात करेंगे, जी का मान भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। जी का मान जो भूमध्य रेखा पर कितना होता है, न्यूनतम होता है। तथा ध्रुवों की ओर बढ़ने पर इसका मान अधिकतम होता है। और ये ध्रुवों की ओर बढ़ेगा तो इसका मान कितना हो जाएगा, और ज़्यादा, अधिकतम, मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो जी का मान भूमध्य पर कितना होता है, न्यूनतम होता है, लेकिन ध्रुवों की ओर बढ़ेगा तो इसका मान अधिकतम हो जाएगा। पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने में जी का मान घटता है। जो पृथ्वी के तल से ऊपर जाओगे या नीचे जाने पर आपकी जो ग्रेविटी होती है उसका मान क्या होता है, घटता है। ठीक है, अब बात करेंगे अपन किसकी, मानव नेत्र से संबंधित जो विभिन्न दोष व उनके निवारण के उपाय पूछेंगे। जब आप आपकी जो आंखें होती हैं इस पर किस प्रकार फिजिक्स काम करती है, इसके बारे में हम आज देखने वाले हैं। किस प्रकार इसमें कॉन्वेक्स अपवर्तन और रिफ्रैक्शन जैसी कंडीशंस देखने को मिलेगी। सबसे पहले बात करेंगे दूरदृष्टि दोष। आपके दूरदृष्टि दोष क्या होता है, जब आपको क्या होता है, दूर का नहीं दिखाई देता, उसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं। जैसे कि आपने कभी देखा होगा अपने घर में जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं वो कहते हैं कि बेटा मुझे ज़्यादा दूर का नहीं दिखाई देता है। और कोई कोई बूढ़े व्यक्ति ऐसे होते हैं उन्हें दूर का दिखाई देता है लेकिन पास का नहीं दिखाई देता। तो इन कंडीशंस को कैसे अपन फॉलो करते हैं उन्हें देखते हैं। जैसे कि दूरदृष्टि दोष को देखेंगे, उससे जो पीड़ित आंखें होती हैं वो नज़दीक पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाती हैं। जो दूरदृष्टि दोष होता है इसमें क्या करती हैं, जो आपकी इससे जो पीड़ित आंखें होती हैं इसमें नज़दीक पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाती हैं। जबकि
वे दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख लेती हैं। क्या करती हैं? देख लेती हैं। तो ये आपका क्या था? ये आपका शायद से बताया गया है कि ये इसमें रॉन्ग हो गया भाई। ये दूर दृष्टिकोण की जगह इसमें होता है आपका निकट दृष्टिकोण। जब निकट दृष्टिकोण में क्या होता है? दृष्टि दोष। जो निकट दृष्टि दोष होता है उसमें क्या होता है? आपका नजदीक पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाती हैं, उसे आप क्या कहते हो? निकट दृष्टि दोष कहते हो। तो इसे आप निकट दृष्टि दोष मान लो भाई। इसे क्या मान लो? निकट दृष्टि दोष। अब आपको निकट दृष्टि दोष के बारे में बता रहा हूँ। ये निकट दृष्टि दोष है। ये मिस्टेक हो गया, प्रिंट में मिस्टेक हो जाता है। तो ये निकट दृष्टि दोष है जिसमें पीड़ित आंखें क्या करती हैं? नजदीक पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाती हैं, जबकि वे दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख लेती हैं। ठीक है। दूर दृष्टि दोष में दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता है, परंतु नजदीक की वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर रेटिना से दूर बनता है। कहाँ बनता है? पास की वस्तु का जो होता है। तो इसमें भी आपका क्या फॉलो कर रहा है? ये भी निकट निकट दृष्टि दोष फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर भी आप निकट दृष्टि दोष समझ सकते हो। निकट दृष्टि दोष की बात हो रही है जिसमें क्या हो रहा है? दूर स्थित वस्तु का जो प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता है। जो आपके निकट दृष्टिकोण में क्या कंडीशन होती है? इसमें जो दूर की स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता है, परंतु नजदीक की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर किस पर बनता है? रेटिना से दूर बनता है। इसलिए आपको क्या होता है? निकट दृष्टि दोष होता है। और बात करेंगे निकट दृष्टिकोण की। इसे भी आप निकट दृष्टि दोष समझ लेना। ठीक है। ये निकट दृष्टि दोष की कंडीशन। ये मिस्टेक हो गया, मैंने क्या कर दिया है? जिस जगह निकट दृष्टि दोष था उस जगह मैंने दूर दृष्टि दोष लिख दिया, और जिस जगह दूर दृष्टि दोष था उस जगह मैंने निकट दृष्टि दोष कर दिया। तो आप ये बाय मिस्टेक आप कर लेना। इस पे मैंने डॉट कर दिया है। यहाँ पर आप निकट दृष्टि दोष निकट निकट लिख देना तीनों जगह। तो ये निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए बताऊंगा। उसमें क्या करेंगे? आप उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। जो आपकी निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए आप क्या करोगे? उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। इससे जो प्रतिबिंब कैसी होती है? खिसक कर रेटिना पर आती है। इससे जो आपकी प्रतिबिंब होती है वो खिसक कर कहाँ पर आ जाएगी? रेटिना पर आ जाता है और पास की चीजें दिखाई पड़ने लगती हैं, और फिर आपको क्या करती हैं? निकट की जो वस्तुएं होती हैं वो दिखाई पड़ती हैं। तो आपका ये क्या था? ये निकट दृष्टि दोष था, और ये निकट दृष्टि दोष था आपका। ये निकट दृष्टि दोष में क्या होती है? कंडीशंस में आपको जो पीड़ित व्यक्ति होता है जिसे निकट दृष्टि दोष हुआ है वो क्या करेगा? पास की वस्तुएं ढंग से नहीं देख पाता, लेकिन दूर की वस्तु देख लेता है। और इसकी स्थिति क्या होती है? ये इसकी जो कंडीशन होती है, क्यों नहीं देख पाता पास का? क्योंकि जो प्रतिबिंब होती है, जो लाइट की प्रतिबिंब होती है वो रेटिना पर बन जाता है। उसकी जो प्रतिबिंब होती है वो रेटिना पे बन जाती है। तो इस कंडीशन में नज़दीक की वस्तुएं क्या करती हैं? प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनती हैं, तो रेटिना से दूर बनती हैं। इसलिए आपको क्या होता है? निकट दृष्टिकोण होता है। और इसके निवारण में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, और इससे जो प्रतिबिंब खिसक कर कहाँ पर आ जाएगा? फिर अगर आप उत्तल लेंस का प्रयोग कर देते हो, जैसे आप किसी कहाँ गए? चश्मे की दुकान पे गए, ऑप्टिक्स बनवाया, तो उसमें क्या हो जाएगा? उसने आपने कहा कि मुझे क्या है? निकट दृष्टि दोष है। मुझे क्या करते हैं? मुझे एक कंडीशन है, मुझे क्या करता है? पास का दिखाई नहीं देता, लेकिन दूर का मैं बहुत अच्छे से देख लेता हूँ। तो वो आपको क्या करेगा? उत्तल लेंस का उपयोग कर देगा आपके चश्मे में, जिससे कि आपकी जो प्रतिबिंब होती है वो खिसक कर कहाँ पर आ जाएगी? रेटिना पर आ जाएगी, और आपको क्या होगा? पास की चीजें दिखाई पड़ने लगेंगी। फिर आपको पास की चीजें दिखाई पड़ने लगेंगी। अब बात आपकी दूर दृष्टिकोण है। ये मिस्टेक हो गई है, मैंने कहा है ये क्या है? प्रिंटिंग में ही मिस्टेक है भाई। ये प्रिंट में क्या हो गई? ये मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर आप क्या कर लेना? दूर दृष्टिकोण लिख देना। दूर दृष्टिकोण लिख देना, क्योंकि जिस जगह दृष्टिकोण दूर का था उस जगह मैंने पास का वो कर दिया, निकट कर दिया, और जिस जगह दूर लिखना था उस जगह मैंने क्या कर दिया? निकट कर दिया। तो ये यहाँ पर दूर लिख देना। दूर दृष्टिकोण की बात हो रही है। तो दूर दृष्टिकोण में क्या कंडीशन होती है? दूर दृष्टि के कारण नेत्र दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता। अगर आपकी दूर दृष्टिकोण हुआ है तो आपको किसकी? दूर की चीजें नहीं दिखाई देंगी। क्या नहीं होंगी? दूर की चीजें नहीं दिखाई देंगी। और दूर दृष्टि की क्या कंडीशन होती है? जो आपकी पुतली होती है वो रेटिना से बढ़ जाने अथवा नेत्र के लेंस की जो फोकस दूरी घट जाने के कारण होती है। तो आपकी जो दूर दृष्टिकोण होता है, तो दूर दृष्टिकोण की कंडीशंस में क्या होता
होता है दूरदृष्टि कोण की कंडीशंस में, जो आपकी पुतली होती है इस पे जो रेटिना के बढ़ जाने पर नेत्र के जो लेंस होते हैं, लेंस की जो फोकस दूरी क्या होती है, घट जाने के कारण आपको क्या होता है, दूरदृष्टि कोण होता है। तो आपको क्या हो जाएंगी, दूरदृष्टि कोण हो जाएंगी। और इस दूरदृष्टि कोण के निवारण के क्या कारण है, किस प्रकार प्रेरित करता है आपको, जो पीड़ित मरीज होता है, दूरदृष्टि दोष जो होता है, दूरदृष्टि दोष से जो पीड़ित व्यक्ति के सामने दूर स्थित बिंदु से आने वाली जो समांतर किरणें नेत्र लेंस से क्या होती हैं, निकट कर रेटिना से पूर्व भी एक बिंदु पर एकत्रित हो जाती हैं, जहां उस बिंदु का प्रतिबिंब बनता है, जहां क्या होता है, उस बिंदु का प्रतिबिंब बनता है। इस कारण ये क्या होती है, दूरदृष्टि कोण होता है आंखों में। दूरदृष्टि कोण कब होता है, जब जो पीड़ित व्यक्ति के सामने जो दूर की स्थिति बिंदु से आने वाली जो समांतर किरणें होती हैं वो नेत्र के लेंस से क्या करती हैं, निकट कर रेटिना के पूर्व ही एक बिंदु पर क्या हो जाएंगी, एकत्रित हो जाती हैं। रेटिना पर ना आकर वो रेटिना से पहले ही एक बिंदु पर एकत्रित हो जाती हैं, जहां उस बिंदु का प्रतिबिंब बनता है, और जहां उस बिंदु का क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब बन जाता है। ये कंडीशंस होती है। अब इसकी जो दूरदृष्टि दोष के क्या करेंगे अपन, निवारण की, ये किस कंडीशन से ये दूरदृष्टि कोण सही हो जाएगा, किस कारण से ये दूरदृष्टि कोण सही हो जाएगा, निवारण की बात करेंगे। तो दूरदृष्टि दोष का निवारण अवतल लेंस का प्रयोग, के कौन से लेंस का प्रयोग कर सकते हो आप, अवतल लेंस का प्रयोग करके किया जाता है। इसका जो निवारण है उसमें आप अवतल लेंस का प्रयोग करके इसे क्या सही कर सकते हो। इसके जो दूरदृष्टि दोष का निवारण अवतल लेंस का प्रयोग करके किया जाता है। इस प्रक्रिया में जो अवतल लेंस क्या करती है, रेटिना से पहले बन रहे जो प्रतिबिंब को खिसका कर कहाँ कर देती है, रेटिना पर कर देता है। इससे दूर स्थित वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ने लगती हैं। तो इस कंडीशंस में क्या हो जाएंगी कि जो रेटिना से पहले ही क्या जो प्रतिबिंब बनना था आपका, तो वो आने वाली जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो क्या करती हैं, रेटिना से पहले ही एक प्रतिबिंब बना रही थी, बिंदु पर एकत्रित हो रही थी, ठीक है। तो वो क्या करती हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करके रेटिना से पहले जो बन रही थी प्रतिबिंब को खिसका कर कहाँ पर कर देता है, रेटिना पर कर देता है। इससे क्या होता है, जो दूर स्थित वस्तुएं आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती हैं। तो आपका क्या होता है, दूर का दृष्टिकोण सही हो जाता है। अब बात करेंगे जो दृष्टि वैषम्य की। तो ये बाय मिस्टेक हुई है, ये मिस्टेक आप सुधार लेना। मैंने जो बताया है आपको कि मैंने दूरदृष्टि दोष के जगह मैंने क्या लिख दिया है, निकट दृष्टि दोष लिख दिया है, और निकट दृष्टि दोष की जगह मैंने दूरदृष्टि क्या कर दिया, दोष लिख दिया। तो आप इसे सुधार लेना वीडियो पोस्ट करके, और मैंने उस पर क्या डॉट डॉट कर दिया है, तो आप समझ जाना। जैसे कि जो दृष्टि क्या है, दृष्टि वैषम्य की बात करेंगे। इसमें क्या होती है, एस्टिग्मैटिज्म होती है। एस्टिग्मैटिज्म क्या कहते हैं, दृष्टि वैषम्य कहते हैं। इसमें क्या होता है, दृष्टि वैषम्य दोष वाले जो व्यक्ति की आंखों से क्या होता है, किसी वस्तु को क्या करते हैं, ऊर्ध्वाधरत क्या करते हैं, किसी भी वस्तु को ऊर्ध्वाधरत देखने पर क्षैतिज रूप अस्पष्ट हो जाता है। क्षैतिज रूप कैसा हो जाता है, अस्पष्ट हो जाता है, और क्षैतिज देखने पर ऊर्ध्वाधरता रूप कैसा, अस्पष्ट हो जाता है। अर्थात आंखों के जो लेंस को क्या करते हैं, विकृतता तीज दोष हो जाता है। आंखों के जो लेंस को विकृतता तीज दोष हो जाता है। बताया गया है कि जो दृष्टि वैषम्य है इसे एस्टिग्मैटिज्म कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, जो दृष्टि वैषम्य होते हैं इस दोष वाले व्यक्ति की आंखों से किसी वस्तु को क्या करते हैं, ऊर्ध्वाधरता करते हैं देखने पर। इसमें क्या होता है, क्षैतिज रूप कैसा बनता है, क्षैतिज हॉरिजॉन्टल रूप कैसा बनता है, अस्पष्ट हो जाता है। और क्षैतिज देखने पर ऊर्ध्वाधर कैसा होता है, रूप अस्पष्ट हो जाता है। अर्थात आंखों के जो लेंस का विकृतता कैसा होता है, तीज्य दोष हो जाता है। कैसा हो जाता है, तीज्य दोष हो जाता है। कैसा हो जाएगा, तीज्य दोष हो जाता है। दृष्टि वैषम्य दोष के निवारण के लिए बताएं हम, तो जो दृष्टि वैषम्य दोष के निवारण हेतु चश्मे का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं, चश्मे का प्रयोग किया जाता है। ऐसे चश्मे में लेंस कैसा होता है, बेलनाकार लगाया जाता है, टॉरिक लगाया जाता है। कैसा होता है, टॉरिक, एक बेलनानुमा लेंस का प्रयोग करते हैं। किसमें, दृष्टि वैषम्य से, जिसे एस्टिग्मैटिज्म कहते हैं। एस्टिग्मैटिज्म आपको पेपर में देखने को जरूर मिलेगा, तो आप इसे इंपॉर्टेंस करके इसे जरूर वीडियो पोस्ट करके याद कर लें। अब बात करेंगे
न्यूनतम दूरी किसकी न्यूनतम दूरी बोले तो कम से कम दूरी न्यूनतम दूरी की बात करेंगे। जो न्यूनतम दूरी वह दूरी है, न्यूनतम दूरी को वह दूरी होती है जिस पर आंख स्पष्ट रूप से देख सकती हैं। जो न्यूनतम दूरी होती है जिसे बोले तो मिनिमम डिस्टेंस। मिनिमम डिस्टेंस एक ऐसी डिस्टेंस होती है जिस पर आंखें आप क्या करती हैं, स्पष्ट रूप से देख सकती हैं। स्वस्थ आंख के लिए यह दूरी 25 सेंटीमीटर होती है और एक हेल्थी वुमेन में इस आंखों की जो डिस्टेंस होती है वो 25 सेंटीमीटर्स होती है। तो ये आपकी क्या थी, न्यूनतम दूरी थी, बोले तो कम से कम दूरी थी। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के लिए और क्लास 12th के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस मैं हर बार देखता हूँ। हर बार ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलता है कि स्वस्थ आंखों के लिए यह दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। तो आप इसे इंपॉर्टेंट समझकर वीडियो पोस्ट करके स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। अब बात करें आंख में जो भेंगापन, आंख में कैसा होगा है, एकदम भेंगापन दोष को स्ट्रा क्या कहते हैं, स्ट्राबिस्मर्स कहते हैं, स्ट्राबिस्मर्स, या इसे हेरोटोपिया कहते हैं, या इसे हेरोट्रोपिया कहा जाता है। जो आंख में भेंगापन दोष होता है, एकदम आपको वो छा जाता है आपकी आंखों पर, ऐसा लगता है कुछ चला गया है, एकदम जरा टाइप में बोले तो मकड़ी की तरह छा जाता है, उसे भेंगापन दोष कहते हैं। इसे स्ट्राबिस्मर्स कहा जाता है या इसे हेरोट्रोपिया कहा जाता है। जो क्या कहते हैं, दूरदर्शिता का दोष ठीक करने के लिए, इसे दूरदर्शिता का जो दोष ठीक करने के लिए द्विफोकस, कौन सा, डबल फोकस जो होता है, डबल फोकल लेंस का उपयोग किया जाता है, द्विफोकस लेंस का उपयोग किया जाता है। जो दूरदर्शिता का दोष ठीक करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, द्विफोकस लेंस का उपयोग किया जाता है। और जो सूर्य की 7 किरणें होती हैं, सूर्य के 7 रंगों के समूह को वर्णक्रम, किसमें, वर्णक्रम कहते हैं। जो सूर्य के 7 रंगों के समूह को वर्णक्रम कहते हैं। जब सूर्य का प्रकाश किसी सुराख, जब जो सूर्य का प्रकाश होता है वो किसी सुराख या झिल्ली से किसी प्रिज्म में गुजरता है, तो वह प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के लिए, साथ साथ कैसा होता है, विभिन्न रंगों के प्रकाश में, तो वो क्या करता है, वह विभिन्न रंगों के प्रकाश में क्या होता है, बट जाता है। प्रकाश के इस प्रकार अपने अभ्यय रंगों में विभक्त होने की जो क्रिया को बट विक्षेपण कहते हैं। आप क्लास 10th में एक डायग्राम आ जाएगा जिसमें प्रिज्म में क्या होगा, आपको एक प्रिज्म से क्या करानी है, जो सूर्य की लाइट्स होती है उसे इंटर करानी है, और फिर उसके बाद आप स्क्रीन पर देखोगे कि आपको स्पेक्ट्रम, बोले तो बहुत से आपको कलर दिखाई देंगे, उन्हीं की बात हो रही है। और वो कलर कितने होंगे, 7 रंग होंगे, उसमें 7 कलर होंगे। तो सूर्य के 7 रंगों के समूह को वर्णक्रम कहते हैं। जब सूर्य का प्रकाश किसी सुराख या झिल्ली से किसी प्रिज्म में गुजरता है तो वह क्या, प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ विभिन्न रंगों के प्रकाश में बट जाता है। प्रकाश के इस प्रकार अपने अभ्ययी रंगों में विभक्त होने की क्रिया को बट विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं, बट विक्षेपण कहते हैं। अगर आपको क्लास 10th में जो इंपॉर्टेंस में डायग्राम्स करवाऊंगा ना, तो उनमें ये अपना कवर हो जाएगा, जो प्रिज्म वाला डायग्राम है, ठीक है। उसी प्रिज्म वाले डायग्राम्स की बात कही गई है कि सूर्य की जो 7 रंगों होती हैं उनके समूह में जो वर्णक्रम होते हैं उन्हें बट विक्षेपण कहते हैं। अब बात करेंगे सूर्य के प्रकाश के वर्णक्रम में जो प्राप्त विभिन्न रंग होते हैं, जो प्रिज्म में रंग प्राप्त हो गए हैं, वो कौन कौन से रंग प्राप्त होते हैं उनकी बात करते हैं। सूर्य के प्रकाश के जो वर्णक्रम में प्राप्त विभिन्न रंगों का क्रम, जो प्रिज्म के आधार की ओर से, जैसे कि बैगनी जिसे वॉयलेट कहते हैं, जामुनी को इंडिगो कहते हैं, नीला को ब्लू कहते हैं, हरा को ग्रीन, और पीला येलो, नारंगी ऑरेंज तथा लाल रेड, ये सब कलर होते हैं। ये 7 कलर होंगे, आप गिन लो, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये आपके कितने कलर हैं, टोटल 7 कलर होते हैं। ये क्या कलर कहलाते हैं, ये किसके आधार पर होते हैं, ये प्रिज्म के आधार की ओर से होते हैं। और इन प्रत्येक रंगों का अंग्रेजी का जो पहला अक्षर से लेकर बने शब्दों में इन्हें एक ट्रैक होती है, इसे क्या कहते हैं, BIB ग्रोअर कहते हैं। BIB ये शॉर्टकट से BIBGYOR, BIB ग्रोअर कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है B से वॉयलेट्स, I से इंडिगो, B से ब्लू और G से ग्रीन,
वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड। इस प्रकार आप इसे शॉर्टकट में याद कर सकते हो। इन प्रत्येक रंगों का अंग्रेजी का जो पहला अक्षर लेकर इस प्रकार बनते हैं। तो आप ये पेपर में जरूर याद करके जाएं, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इतना कह रहा हूँ कि हर बार ये देखने को मिल रहा है। ठीक है। अब प्रकाश वर्ष की दूरी का मात्रक की बात करेंगे कि प्रकाश वर्ष की दूरी क्या होती है। प्रकाश वर्ष जो होता है वो किस प्रकार अपनी दूरी फाइंड करता है। जो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, एक प्रकाश वर्ष जो कितना है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, या वर्ष में बात करेंगे इसकी तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर हो जाएगी। ठीक है। ये प्रकाश वर्ष की दूरी की मात्रक है। ये क्या है? प्रकाश वर्ष की दूरी की मात्रक है, जिसकी एक प्रकाश वर्ष किलोमीटर में और ये वर्ष में है। इसे कहा जाए तो जो आपका एस्ट्रोनॉमिकल मात्रक होती है, एस्ट्रोनॉमिकल मात्रक जिसे एयू कहा जाता है, इसे एस्ट्रोनॉमिकल मात्रक कहते हैं। एयू सूर्य और पृथ्वी के मध्य औसत दूरी के बराबर होता है। ये सूर्य और पृथ्वी के मध्य औसत दूरी के बराबर होता है। इसका जो मान होता है, इसकी जो वैल्यू होती है 1.496 इंटू 10⁸ किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 1.496 इंटू 10⁸ मीटर किलोमीटर होती है। अब पारसेक दूरी की मात्रक जो होती है, पारसेक दूरी की मात्रक होती है, एक पारसेक में होती है इक्वल टू 3 इंटू 10⁻16 मीटर। एक पारसेक में कितनी होती है? 3 इंटू 10⁻16 मीटर्स होती है। तो ये आज के क्या थे? महत्वपूर्ण फैक्ट थे, इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। इन सब का आपको यूज कहाँ देखने को मिलेगा? मैंने जितने भी ये फैक्ट करवाए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट्स हैं, क्योंकि इन्हें मैंने रियलाइज किया है, मैंने देखा है। हर साल बच्चे प्रॉब्लम्स खा जाते हैं, हर साल देखते हैं बच्चे कहते हैं कि हमारे ये फिलअप कहाँ से आए थे। पेपर में देखते हैं बच्चे कहते हैं कि ये फिलअप तो हमारे एनसीईआरटी में नहीं है। तो भाई ये फिलअप्स मैंने यहाँ से आपको एनालिसिस कराया है। तो आप ये हर एक जो मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट कराता हूँ, ये हर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप जरूर याद कर लो। वीडियो को पोस्ट करके इनके स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन आप जरूर याद कर लो, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से ये सारे फैक्ट देखने को मिलते हैं। और मैंने जितने भी आपको ये फैक्ट कराए हैं, जितने भी पीबीटी कराए हैं, ये सारे क्या है? इंपॉर्टेंट है। कैसे हैं? बहुत ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं जो भी इस वीडियो इस चैनल पर जो भी मैं मटेरियल प्रोवाइड करता हूँ वो क्या होता है? सारा इंपॉर्टेंस होता है। उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंस है जो बच्चे की बोले तो परसेंट बोले तो उन्हें क्या वो 10th में है या 12th में है, लेकिन उनके लिए क्या होता है? पास होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, या वो पास हो जाते हैं लेकिन उनका परसेंटेज अच्छा नहीं आ पाता है। तो वो विद्यार्थी इस चैनल पर नए हों तो वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और उन्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण इसमें फैक्ट थे, इंपॉर्टेंट तत्व थे। तो इन्हें जरूर वीडियो पोस्ट कर करके उन्हें स्क्रीनशॉट लें और याद करें।